आज से लगभग 100 वर्ष पहले देश आज़ाद नहीं था। महिलाओं की तो तुलना ही छोड़ दीजिए, मतलब जानवर से भी बदतर महिलाओं का जीवन था। उस समय सावित्रीबाई फुले के ऊपर मानव मल फेंका जाता था। हम नहीं चलेंगे, महिलाओं को जागृत होना होगा, महिलाओं को बाहर घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब बाबा साहब ये मानते थे कि महिला शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है। सारी आवास और सारी सुविधाएं आपको मिली होंगी, फिर क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को? क्योंकि समाज से जो हमने लिया है, समाज का जो दर्द है, समाज से वही हमें समाज को वापस करना है, क्योंकि समाज का दर्द भी किसी किसी के प्रति में होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर पूरे राइट्स दिए जाएं और रजिस्ट्रार्स के थ्रू पूरी एक कमेटी बनाई जाए और डे टू डे उसका डाटा लिया जाए, ठीक है, तो क्यों नहीं समाधान होगा, बताइए मुझे। आज मेरे साथ रजिता राज हैं और जानने की कोशिश करेंगे बुद्ध फूले अंबेडकर के विचारों पर चलकर कैसे हम अपने आने वाले कल को सुधार सकते हैं। आज एक दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है, दिल्ली केंद्र में, और उसका यही विषय है। मैडम ने उसका उद्घाटन किया है। मंच संचालिका भी महिला है और मंच के ऊपर वक्ता भी महिला है। पहले सेशन में ये पूरा महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम है। मैडम कैसे देखते हैं पूरी इस कार्यक्रम को? मैं इस कार्यक्रम को और BSNS को मैं बहुत टाइम से मैं जुड़ी हुई हूँ। ये पूरा साल ही, मतलब ये आज का सिर्फ महिलाओं का प्रोग्राम नहीं है, पूरे साल से इन्होंने ये जो 2023 का है पूरा साल दिसंबर तक, ये सभी महिलाओं को समर्पित किया हुआ है। क्या बता रहे थे कि 100 के करीब जयंतियाँ मनाई हैं? जी, इनके मतलब जब भी मुझे इनकी टीम ने मुझे हमेशा आमंत्रित किया है, इनके गुड़गांव में कहीं भी मुझे और DGP साहब को मौका मिला है, हम लोग अपने समाज के फंक्शंस में गए हैं। और जहाँ तक आपको पता ही है कि हमारे जो महापुरुष हुए हैं, शाहू जी महाराज ले लीजिए, सावित्रीबाई फुले जी ले लीजिए, वो पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने मतलब उस समय में जब उनके ऊपर क्या अत्याचार नहीं होते थे, बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए 1894 में पूना में एक स्कूल खोला था और उन पे कीचड़ फेंका जाता था, उनको गालियां दी जाती थी। आज मैंने अपने विचारों में भी कहा कि हमारे जब आप किसी अच्छे कार्य पे या कुछ करने के लिए निकलते हैं तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, आपको विरोध भी झेलना पड़ता है, आपको प्रशंसा भी झेलनी पड़ती है। तो ये बहुत सारे मुद्दे होते हैं। अगर हमें बाबा साहब के, हमारे महापुरुषों के पलचिनों पे चलना है तो हमें उनके बलिदान को हमेशा याद रखना होगा। और अब क्योंकि बहुजन समाज जाग रहा है, महिलाएं जाग रही हैं, जब तक महिलाओं की किसी भी उसमें भागीदारी नहीं होगी सरकार बनाने में, तब तक महिलाएं जो हैं वो ऐसे ही घरों में दबी कुचली पड़ी रहेंगी। मैडम, आप सावित्रीबाई फुले का नाम ले रही हैं, फातिमा शेख को याद कर रही हैं, ज्योतिबा फुले का नाम ले रही हैं। भारत के अंदर तो कहीं दिखता नहीं। किसी भी शिक्षा के स्तर पर चले जाइए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, एक वो सितार पकड़े हुए महिला दिखाई देती है, उसको शिक्षा की देवी बोला जाता है। ऐसा नहीं है। आप इतिहास को उठा के देखेंगे तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले की जो एक मोमेंट थी वो बाबा साहब ने पकड़ी। बाबा साहब ने अपने संविधान के जरिए, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी जो समाज का विकास है या तरक्की है, वो नारी, जब तक नारियों का योगदान नहीं होगा वो आगे नहीं देश विकास कर सकता। इसीलिए उन्होंने अछूत प्रथा को ख़त्म किया। जितनी भी करूतें हमारे समाज में थी, दासी प्रथा की थी। इवन आप ये देखिए कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी ने विधवाओं के लिए आश्रम बनाए। मनुस्मृति को जलाने का सिर्फ एक ये कारण नहीं था कि वो हिंदू पुरुषों को प्रधान माना जाता था, उसमें महिलाओं के लिए प्रथा, दासी प्रथा की कृति थी। महिलाओं को हमेशा मनुस्मृति में ये कहा गया था कि आपको जो है वो निर्भर रहना पड़ेगा पुरुषों पे। पहले जब उनकी शादी होगी वो पिता पे निर्भर होंगी, जब उनका उसके बाद शादी के बाद वो अपने पति पे निर्भर होंगी, और अगर पति नहीं है तो बेटों पे निर्भर होंगी। सो इस कृति को दूर करने के लिए बाबा साहब ने, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही था कि भी मुझे मेरे समाज की, जब तक महिलाओं का योगदान नहीं होगा सत्ता में, तब तक कोई भी देश, कोई भी शासक, कोई भी विकास नहीं कर सकता। क्या लगता है उस समय सावित्रीबाई फुले, आज से लगभग 100 वर्ष पहले देश आज़ाद नहीं था, महिलाओं की तो तुलना ही छोड़ दीजिए,
मतलब जानवर से भी बदतर महिलाओं का जीवन था। उस समय सावित्रीबाई फुले के ऊपर मानव मल फेंका जाता था, जी गोबर फेंका जाता था, लेकिन वो अपने मतलब विचारों से नहीं डिगी। अब जो उनका संकल्प था उसको पूरा किया। लेकिन वर्तमान में महिलाओं की स्थिति साक्षर है, सभी चीज़ें हैं, उसके बावजूद वो बढ़कर महिलाओं के प्रति काम नहीं कर रही है। ऐसा क्या लगता है? क्योंकि अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि बाबा साहब के जब तक महापुरुषों के पद चिन्हों पे हम नहीं चलेंगे, महिलाओं को जागृत होना होगा, महिलाओं को बाहर घर से बाहर निकलना होगा। क्योंकि जब बाबा साहब ये मानते थे कि महिला शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है, और जब परिवार शिक्षित होता है तो पूरा देश शिक्षित होता है। जब तक हम शिक्षा को प्राप्त नहीं करेंगे, हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमारा शोषण हो रहा है, हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमारे मूल अधिकार क्या है, या महिलाओं की भागीदारी किसी भी समाज में और कहीं पे भी कितनी है। जब अब वो धीरे धीरे जाग रही हैं, अब उनको पता लगने लगा है कि चलो हमारे लिए बाबा साहब ने जो हमारे महापुरुषों ने जितने योगदान दिए हैं, हमें कहीं ना कहीं वो पूरा करना होगा, हमें घर से निकलना होगा। हम नहीं बढ़ पाए कोई बात नहीं, हम अनपढ़ रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो शिक्षित हो। मैडम, मैंने बहुत सारे फोटोज आपके देखे हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। गांव-गांव जाकर आप लोग कैडर दे रहे हैं, इस तरीके के कार्यक्रमों में आकर कैडर दे रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को? आप एडीजी की वाइफ हैं, एक डीजीपी की वाइफ है, एक बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं सर, और मुझे लगता है कि अभी भी सरकारी आवास और सारी सुविधाएं आपको मिली होंगी। फिर क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को? क्योंकि समाज से जो हमने लिया है, समाज का जो दर्द है, समाज से वही हमें समाज को वापस करना है। क्योंकि समाज का दर्द भी किसी किसी के प्रति में होता है, और मेरे और डीजीपी साहब का यही है कि अगर हम शिक्षित हुए हैं, बाबा साहब के पद चिन्हों पे चले हैं, हमारे महापुरुषों के पद चिन्हों पे चले हैं, तो अब हमने घर बैठ के टीवी देख के अपने जीवन का हम किस लिए आए हैं समाज में, कि अपने समाज को, क्योंकि बहुत टाइम से हमारा समाज जो है वो दबा कुचला और उस भेदभाव का शिकार होता आ रहा है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम शिक्षित हैं, कम से कम एक घर में अगर हम शिक्षा की जोत जला सकें, वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे महापुरुषों के लिए होगी। मैडम, डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, मनोहर काशीराम साहब भी कहते थे कि राजनीतिक कुंजी और चाबी सारे दरवाजे खोल देती। तो आप जैसे लोग जो समाज की इतना चिंता कर रहे हैं, आप कहाँ, आपको तो लोकसभा जाना चाहिए, आप जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अगर जनता ये चाहेगी, क्योंकि हम अभी तो जनता की तरह हैं। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मैं किसी पद पे कार्यरत नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सेनानी की तरह इस मोमेंट में, या जितना भी जहाँ भी ये मोमेंट होती है, समाज को ज़रूरत होती है, महिलाओं को ज़रूरत होती है, मैं वहाँ जाती हूँ, उनको शिक्षित कर रही हूँ, ताकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक रोशनी जरूर जगे। अगर भविष्य में समाज ने चाहा कि आप राजनीति की तरफ अग्रसर हो, अगर समाज की भलाई के लिए मुझे या डीजीपी साहब को, अगर जनता ये मानेगी कि हम लोग शिक्षा के उससे या उनका भला कर सकते हैं, अगर वो हमें आने का मौका देगी तो हम जरूर जाएंगे। कमेंट जरूर बाबा साहब का जो सपना है कि जो वो करते हैं कि संसद में हमारा एक प्रतिनिधि, जैसे डीजीपी साहब बहुत बार कहते हैं कि कम से कम एक गृह मंत्री तो हमारा होना चाहिए। तो मणिपुर पर क्या कहेंगे आप? सियासत बहुत गर्म है। मणिपुर पे सियासत गर्म है। मैंने आपको बोला है कि जब तक हमारा जो जुडिशल सिस्टम है और क्रिमिनल सिस्टम है, जो हमारे देश का कानून है, न्यायपालिका है, और सख्त कानून नहीं बनाए जाएंगे, अपराधियों के हौसले बढ़ते जाएंगे। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैडम जैसी महिलाओं को क्या संसद में जाना चाहिए, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। सामाजिक रूप से तो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लगातार कई दशकों से वो काम कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर समाज के अंदर जा रहे हैं, उसकी चेतना बनाने का काम कर रहे हैं, दशा और दिशा के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2024 एक बड़ा, मैडम इस समय लग रहा है कि 2024 में अगर बहुजन सत्ता पे काबिज नहीं हुए तो कहीं ना कहीं वो बिखर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बहुजन भी, मतलब जब तक अगर ये सरकार फिर से आती है, मैंने आज भी ये कहा है कि जो हमारी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते, जो हमारे समाज की या किसी भी समाज की महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो ऐसे राजनीतिक को, ऐसी पार्टी को सत्ता पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर यही पार्टी फिर से अगर सत्ता में आती है तो आप सोच लीजिए, जहां 50% आबादी को ये इतना वो कर रहे हैं, तो फिर इनके पास इनके हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे। इनको जल्द से जल्द रोकना चाहिए। कानून को, सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि अगर जो कोई भी अपराधी है उसको, जी सिस्टम को मानती हूँ, सरकार तो बाद में आती है जब वहाँ सिस्टम ही नहीं है, कानूनी प्रणाली नहीं है, उनको वहाँ पे वो, अगर मणिपुर में आज हिंसा चल रही है या हमारी महिलाओं के साथ हो रहा है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी भी कहीं नहीं है। आप ये देखिए, किसी सरकार में कहीं भागीदारी नहीं है, और जब तक महिलाएं अपने राइट के लिए नहीं लड़ेंगी, अभी भी समाज, आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी महिलाओं को जागने की ज़रूरत है।
क्योंकि हम अब आप ये देखिए कि इसलिए खामोश है क्योंकि वो बस सिस्टम बनाना ही नहीं चाहती है। कोई भी समाज या कोई भी सरकार जो नीचे नीमन वर्ग है, चाहे उसको और भी दबाना चाहती है, अमीरों को अमीर करना चाहती है। पूरा देश तो आपको पता ही है, आपसे क्या छुपा हुआ है बताइए। तो सशक्तिकरण दे कहाँ रहे हैं? अगर इतना ही महिलाओं की चिंता है तो क्यों फ्रांस जाने की क्या जरूरत थी? मणिपुर जाते, उन महिलाओं के साथ बैठते, उनसे उनका दर्द समझते, जो इतना जल रहा है, जो इतनी अपमानित हुई है। हम सिर्फ कह के बातें कर रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं? चलिए बताइए मुझे। मैंने आपको पहले भी बोला, बोलने में, कहने में, करने में बहुत फर्क होता है। उस चीज़ को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक वो ग्राउंड लेवल पे वो सिस्टम नहीं लेके आएंगे, कुछ नहीं होगा। जब मैं वही तो कह रही हूँ, आज आप मुनीर जी ने जो मेरे एक वीडियो दिया है, उसमें जब जिनका परिवार ही नहीं है, उनको परिवार का दर्द क्या होगा, मुझे ये बताइए। जिनके पास अपना परिवार नहीं है, जो अपनी धर्मपत्नी को साथ नहीं रख सकते हैं, तो वो किसी महिला के या किसी बच्ची के या किसी के दर्द को क्या समझेंगे? जुमले बनाना, बातें करना, भाषण देना, संसद में जाके भाषण नहीं देना, कैमरों पे भाषण देना, और ग्राउंड रियलिटी पे आपने उतरना नहीं है। सिर्फ 15-15, 2.5 लाख के सूट या चीज़ें पहन के आप अपने आप को क्या इस देश का शासक समझते हैं? जी देखिए, अभी जिसको मैंने बोला ना कि जब धीरे धीरे जागृति आती है, जब क्रांति आनी शुरू होगी तो सब इकट्ठे होंगे। जिसको दर्द होगा, जिसको समाज के प्रति या महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति दर्द होगा, तो वो लोग इकट्ठे होंगे। अब लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि जब इन एक सत्ता, एक पार्टी का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, तो सारे इकट्ठे होंगे। चाहे वो एनडीए है, हम एनडीए जब अब क्यों आ रहे हैं लोग को, ये एनडीए क्यों बना है? क्योंकि जब लोगों को लगा कि हमारे निजी हित पे हम काम अकेले नहीं कर सकेंगे। अब बचपन में आप लोगों ने भी कहानी सुनी होगी, एक लकड़हारे के 4 बेटे थे, वो सिंगल लकड़ी देते हैं तो वो टूटती है। और जब आप बंडल बनते हैं, एनडीए क्या है? एक बंडल ही तो है, सारी ताकत का एक बंडल बना रहे हैं, तो बंडल को कैसे तोड़ेंगे? ये मेरा कहना है। चलिए, भ्रष्टाचारियों में कुछ शिष्टाचार के भी लोग होंगे, जो कुछ अगर 10% है, अगर 10% आप मानते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, तो उनका भी तो कहीं ना कहीं ज़मीर जागा है, जो समाज के एक मंच पे अपने निजी हित छोड़ के सार्वजनिक हित पे आ रहे हैं, तभी तो जनता का भला होगा। आपके सामने ही है। आप मणिपुर का उदाहरण ले लीजिए, उनसे पूछिए जाके, हाथरस का लीजिए, यहाँ पे जंतर मंतर पे हमारी बेटियाँ बैठी रही हैं, उनका पूछिए। रोहिणी में कितने मर्डर हुए हैं। आप नेशनल ब्यूरो जो उसका रिकॉर्ड देखिए, 4 लाख से ऊपर जा चुका है महिलाओं के साथ शोषण। कहाँ 2016 में या 2011 में 2,32,000 समथिंग कुछ डाटा था, अब 4 लाख से भी ऊपर कवर कर गए हैं। ठीक है, उसमें आधे डोमेस्टिक वायलेशन के हैं जो 498A में आते हैं, जो हस्बैंड का या उनकी फैमिलीज का है। तो एनसीआरबी का जब ये डाटा हमारे सामने है, तो ये सरकारों को क्यों नज़र नहीं आता? जो संख्या 2011 में सिर्फ 2,32,000 समथिंग कुछ थी, अब ये 4 लाख से भी ऊपर पहुंच गई है, 4,288,000। तो मोदी जी के तो जुमले हैं भाई, मोदी जी के लिए तो सब चंगा है, जो है वो उनके अकॉर्डिंग है। आम जनता की राय लीजिए, आप अपने माध्यम से पूछिए जनता को। अब जनता जागेगी, अब जनता तख्ता पलटेगी, क्योंकि उनको दर्द है। अब सबका दर्द, वो कहते हैं ना कि सबका विकास देश का विकास। अब हम ये कहेंगे कि सबका दर्द सबका विकास। इससे पहले ये हुआ ही नहीं, इससे पहले तो डंके कभी बजे ही नहीं। वो डंका दिखावे का डंका है ना, जो असली डंका है वो तो मणिपुर में बज रहा है, वो हाथरस में बजा है, वो जंतर मंतर पे बज रहा है, वो गांव, देश के किसी न किसी गांव में। आपको पता है कितनी रेप होते हैं, कितने मर्डर हो जा रहे हैं, कौन रोकेगा भाई? मोदी जी तो सिर्फ ऊपर का देखना चाहते हैं, सत्ता लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे नहीं देखना चाहते। तो मेरी आपके सभी चैनलों के माध्यम से अपील है कि वो मोदी जी तक हमारा ये मैसेज पहुंचाएं कि भाई कड़क कानून बनाएं, सऊदी की तरह कानून बनाएं। बाहर देशों में जाते हैं, बाहर के देशों का जो जुडिशल सिस्टम है, जो उनका एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसको क्यों नहीं अपनाते? यहाँ क्यों नहीं लेके आते? क्या वो वहाँ पे हाथ हिलाने, राजा से अपना वेलकम कराने के लिए जाते हैं? जी, इंडिपेंडेंट जब तक जुडिशरी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर मैं ये कहती हूँ, मणिपुर का जो ये इंसिडेंट हुआ है, अगर चंद्रचूड़ जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को
अगर पूरे राइट्स दिए जाएं और रजिस्ट्रार्स के थ्रू एक पूरी एक कमेटी बनाई जाए और डे टू डे उसका डाटा लिया जाए, ठीक है, तो क्यों नहीं समाधान होगा? बताइए मुझे, क्यों नहीं समाधान करते मोदी जी? तो धन्यवाद आप सबके लिए और मेरे को चैनल पे लाने के लिए और मेरी बात को सुनने के लिए। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।